चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरू और मैं रहेंगे आपके साथ और पिछले शो से हमारे साथ आशीष बहेती और अमित सेठ बने हुए हैं। साथ ही फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर निर्मल बैंक से विकास सालुंके और ट्रेड बुल्स के सच्चिदानंद उत्तेकर भी जुड़ेंगे। तिमाही नतीजों पर बात करेंगे टाटा पावर के सीईओ और एमडी प्रवीर सिन्हा से, और उसके बाद मार्केट आउटलुक पर एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट और एक्सिस कैपिटल के हेड ऑफ ग्लोबल रिसर्च नीलकंठ मिश्रा से बात करेंगे। साथ ही हैल में जो दूसरे दिन लगातार गिरावट आई है इसको समझेंगे आशीष के साथ। एक नज़र मार्केट पर, निफ्टी 25,600 बचाने की कोशिश करता हुआ वापस एक 50 डेमा का वो जो जोन था उसको रिविजिट कर रहे हैं। तीसरे दिन लगातार हमने ये लो विजिट किया है। अब देखते हैं तीसरे दिन लगातार यहाँ से रिकवरी आती है नहीं आती है। आज की असली दिक्कत है मिड कैप्स। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 500 पॉइंट नीचे है, और अगर आप एडवांस डिक्लाइन देखें तो वो डिसाइसिवली अब डिक्लाइंस के फेवर में है 1:2.5 के हिसाब से। अगर आप इंडेक्स के स्टॉक्स की बात करेंगे आज, तो टॉप लूजर्स में आपको हिंडाल्को, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, इंटरग्लोब एविएशन और इटर्नल दिखाई देंगे। और इसके अलावा अगर आप गेनर्स में आएंगे तो गेनर्स में ट्रेंड है आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर। दो स्टॉक्स डेली जस्ट स्टैंड आउट कर रहे हैं। एफएनओ में बिग लूजर्स में है ट्यूब इन्वेस्टमेंट 0.7% नीचे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 6% नीचे, हिंदुस्तान जिंक 5.5%, वेदांता 5.25%, केन्स, एमसीएक्स, नाल्को, भारत डायनामिक्स सभी में 4% के करीब की गिरावट है। और गेनिंग साइड पर आपका एफएसएन ई कॉमर्स यानी कि नायका 0.3% ऊपर। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी एएमसी। वीरू जी हाँ, ये थी अब तक की बाजार की समरी, छोटी सी। निफ्टी एट 2563। पैनल से बातचीत करते हैं आशीष बहेती जी और अमित जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके, ताज़ा तरीन नज़रिया लेकर सचिन जी और विकास सालुंके जुड़ेंगे। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। सचिन जी, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। वीरू जी, क्लियरली मार्केट जिस तरीके से पोजीशन हुआ है, क्लियरली एक वोलेटिलिटी कंप्रेशन का ट्रेंड है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। एंड जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, मे बी एक फाइनल ड्रॉप 25,500 तक नजर आ जाए, बट वहां पर मुझे लग रहा है वापस खरीदारी करने का ही मौका होगा। ओवरऑल निफ्टी की एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी रेंज बाउंड है, 25,500 से लेकर 25,800। आई थिंक इसी पर्टिकुलर रेंज में ये हफ्ता निकल सकता है। जिस तरीके से स्टॉक्स पोजीशन है, मुझे लग रहा है 3 दिन के एक काफी सिग्निफिकेंट गिरावट के बाद टीसीएस में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस 30 मिनट्स चार्ट पे इवॉल्व हो चुका है, जिसका ट्रिगर लाइन लगभग अराउंड 3000 लेवल के आसपास प्लेस था। वो पर्टिकुलर ट्रिगर अभी जस्ट इनिशिएट हुआ है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी बन सकती है। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है कि टीसीएस आपको लॉन्ग करना है, 2982 का स्टॉप लॉस लगाना है एंड पोजीशंस को 3080 के आसपास रिव्यू करें। जो सेकंड स्टॉक ऑन रेडार रहा है वो है बैंक ऑफ इंडिया का, जहां पर लगातार तेजी के ही सिग्नल्स आ रहे हैं। वीकली चार्ट तो काफी स्ट्रांग है, बट पिछले 3 दिनों की मार्केट वोलेटिलिटी के बावजूद यहाँ पर एक अच्छी हाई टॉप हाई बॉटम सीक्वेंस इन प्रोग्रेस है। 160 के आसपास एक स्ट्रांग बेस की फाउंडेशन ऑलरेडी हो चुकी है, एंड जिस तरीके से फिलहाल एक फ्लैट वेव करेक्शन कंप्लीट हुआ है, एक फ्रेश इंपल्स यहाँ पे इवॉल्व हुई है। मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर रैली लगभग अराउंड 172 से लेके 180 तक भी एक्सटेंड हो सकती है। तो यहाँ पर ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से बैंक ऑफ इंडिया के फ्यूचर्स में अभी भी खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आप 161 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड 172 180 इस पर्टिकुलर रेंज में आने के बाद भी रिव्यू करें। ओके, चलिए विकास जी, गुड मॉर्निंग। आपकी दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखो, ओवरऑल मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है। मुझे भी लगता है कि यहाँ से वापस एक बार ऊपर देखने मिल सकता है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे मुझे लगता है स्ट्रांगली मोमेंटम देखने मिलेगा। पहला तो एचएफसीएल मुझे स्ट्रांग लग रहा है, 70 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 50 डीएमए के ऊपर कंफर्टेबली लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से सस्टेन होते हुए देखने मिल रहा है, तो 67 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है। 78 के आसपास के टारगेट यहाँ पे एचएफसीएल में देखने मिल सकते हैं। दूसरा रहेगा अडानी इंजीनियरिंग सॉल्यूशन, जहाँ पे मुझे लगता है कि एक अच्छा अपमूव देखने मिलेगा। 988 के आसपास फिलहाल तो ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। 1040 का टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकता है। नीचे में 974 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट अभी देखने मिल रहा है, तो 974 के स्टॉप लॉस से अडानी इंजीनियर सॉल्यूशन को यहाँ पे बाय करना है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर्स की। टाटा पावर की तीसरी तिमाही के नतीजे
अनुमान से थोड़े सुस्त रहे हैं। मुनाफे पर मुंद्रा प्लांट के शटडाउन का इम्पैक्ट क्लियरली विजिबल है। रेवेन्यू में करीब 9% की कमी आई है। हमारे साथ बात करने के लिए कंपनी के CEO और MD प्रवीर सिन्हा मौजूद हैं। प्रवीर जी, गुड मॉर्निंग। CNBC आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि मुंद्रा पर अपडेट क्या है, क्योंकि ये इस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। जब लास्ट मीडिया मीट हुई थी तो आपने कहा था कि एक गुजरात सरकार के साथ जो रेजोल्यूशन है वो इमिनेंट है। उस पर कोई अपडेट है क्या? गुड मॉर्निंग अनुज जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। ये जो आपने बताया कि गुजरात के साथ हमारा डिस्कशन काफी महीनों से चल रहा था, तो SPPA अब फाइनलाइज हो गया है उनके साथ। एक ही मुद्दा सिर्फ बचा हुआ है और वो होपफुली नेक्स्ट फ्यू वीक्स वी विल बी एबल टू रिजॉल्व इट। सो बेसिक ढांचा ऑफ दी SPPA हैज बीन एग्रीड। ये SPPA फिर हम जो और 4 प्रोक्योरर स्टेट्स हैं उनके साथ भी डिस्कस करेंगे। And once it is agreed by everyone, hopefully by end of the month, we should be in a position to start the plan. So the good thing is that the worst is behind us and Mundra अब चलने लगेगा and उससे जो पावर जनरेट होगा वो 5 प्रोक्योरर स्टेट्स को दिया जाएगा। ओके, इंटरेस्टिंग। फेब एंड तक। अच्छा, एक और चीज़ इसमें थोड़ा इसी पर रह रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट यही है। आप कह रहे हैं कि गुजरात सरकार के साथ अब एक ही मामला रह गया है, तो ये जो मंथ एंड तक कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि गुजरात के साथ सॉर्ट हो जाएगा या फिर बाकी स्टेट्स, क्योंकि जो एटलीस्ट बीजेपी रूल स्टेट हैं वो शायद वेट कर रहे हैं कि एक बार गुजरात से रेजोल्यूशन हो तो फिर उसके बाद वो भी आगे बढ़ेंगे। जो कांग्रेस रूल स्टेट हैं उसमें शायद अभी भी आपको थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन क्या ये फिर फेब एंड से हम मान के चले कि जितने बाकी स्टेट्स हैं उनमें सब में मुंद्रा का रेजोल्यूशन हो चुका होगा? उम्मीद वही है, बिकॉज जब पहले डिस्कशन हुई थी सब स्टेट्स के एक साथ, तो ये डिसाइड हुआ था कि गुजरात विल टेक द लीड एज द मेन प्रोक्योरर, और एक बार गुजरात जो भी फाइनलाइज कर लेगा उसी बेसिस पे अदर स्टेट्स। और ये इसलिए है सबका मानना कि ये वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट पावर है। चाहे आप आज एक्सचेंज से खरीदें या कोई भी इंपोर्टेड कोल बेस्ड प्लांट्स पे आप देखें, मेरिट ऑर्डर में सबसे आगे मुंद्रा प्लांट है। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा पहल रहा है। इट्स अ विन विन फॉर एवरीवन एंड होपफुली द प्लांट शुड स्टार्ट ऑपरेटिंग। और जैसे गर्मी बढ़ रही है तो पावर डिमांड भी बढ़ रहा है, तो ये बहुत जरूरी है कि ये प्लांट फुली ऑपरेट हो। बिल्कुल। अच्छा, एक्स ऑफ मुंद्रा PLF ट्रेंड्स कैसे रहे इस क्वार्टर में और 9 मंथ्स में? सो एक्स अदर देन मुंद्रा हमारे PLF बहुत अच्छे रहे। हमारे जितने प्लांट्स हैं, चाहे ट्रॉम्बे का प्लांट हो या मैथन या हमारा प्रयागराज, या जो हम पावर सप्लाई करते हैं टाटा स्टील को, सब फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट करते रहे। कुछ प्लांट्स में हमने विंटर मंथ्स में टिपिकली दिसंबर जनवरी में हम शटडाउन भी लेते हैं ताकि उसका एनुअल मेंटेनेंस किया जाए एंड वी गेट रेडी फॉर द समर मंथ्स। सो आई थिंक ट्रैक रिकॉर्ड हमारा बहुत अच्छा रहा है पिछले 9 महीने में ऑन ऑल दी जनरेटिंग प्लांट्स, इंक्लूडिंग हमारे रिन्यूएबल प्लांट्स में भी। और जिस तरह से हमने ये इस क्वार्टर में नॉट विथ स्टैंडिंग कि मुंद्रा नहीं चला, फिर भी हमने थोड़ा सा मार्जिनल इंक्रीज इन प्रॉफिट दिखाया। दिस शोज दैट हमारे जो कोर बिजनेसेस हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक बार मुंद्रा भी आ गया अगले क्वार्टर से तो बहुत ही अच्छा हमारा परफॉर्मेंस रहेगा। ओके, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मुद्रा की परफॉर्मेंस भी आगे इंक्लूड हो प्रवीर जी। बट मुद्रा के शटडाउन के बावजूद आपने जो मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी को मेंटेन किया है, दैट्स गुड इनफ। आई थिंक ये मार्जिन्स सस्टेनेबल लग रहे हैं क्या आपको? इससे ज्यादा ही इम्प्रूवमेंट होगा। आप हमारा उड़ीसा का परफॉर्मेंस देखिए, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर। सो जो भी हमारे इनिशियल इश्यूज थे वहां पे मीटरिंग बिलिंग सब हमने काफी सारे सॉर्ट आउट कर लिए हैं। सिमिलरली हमारा रूफटॉप का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो हमारा सप्लाई चेन, चैनल पार्टनर्स, फील्ड फोर्स, ये सब तो मार्केट में हमारा बहुत अच्छा एक्सेप्टेंस है। सिमिलरली हमारे मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा रहा है। EPC प्रोजेक्ट्स हमने काफी सारे किए ना इस क्वार्टर में। 1.3 गीगावाट एक क्वार्टर में करना एक नया रिकॉर्ड था। सो आई थिंक जो हम
लोग ने काफी अच्छा जो फाउंडेशन बनाया है कंपनी का, ये आगे सस्टेन होगा और ये अच्छे परफॉर्मेंस को दिखाएगा। अच्छा भाई, ये आरी कमीशनिंग में आपकी डिले क्यों है सर? और मतलब जो ये पेंडिंग कैपेसिटी है, इसका एडिशन आप कब तक देख रहे हैं? ये पिछले क्वार्टर में जैसा मैंने आपको बताया 1.3 गीगावाट हमने किया इम्प्लीमेंट। इसमें थर्ड पार्टी के काफी सारे थे और हमारा सिर्फ 500 मेगावाट था। लेकिन अब हमारा थर्ड पार्टी का सब कंप्लीट हो गया है और हमारे पास करीब 5.2 गीगावाट का ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है। ये सब इंटरनल प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे ही कैपेसिटी ऐड होगा। तो अगले 2 साल में आप देखिएगा ये पूरा हम कंप्लीट कर देंगे। सब में लैंड मिल गया है, ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी भी डेवलप हो रहा है। सो आई थिंक जो इवैक्यूएशन करने का पावर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड विद इन नेक्स्ट 2 इयर्स जो अभी हमारा 6.1 गीगावाट का कैपेसिटी है, ये 11 गीगावाट से ज़्यादा हो जाएगा। ओके सर, एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा कि ग्रीन एनर्जी में अब आप कहाँ तक हैं? आपकी जो रिन्यूएबल एंड ग्रीन एनर्जी कंपनी है उसका अगर आप एक अपडेट दे सकें, उससे हम कब से अच्छे नंबर्स एक्सपेक्ट करें? ग्रीन एनर्जी गो ऑन। ग्रीन एनर्जी जो है अभी हमारा करीब 6.1 गीगावाट चलता है, जिसमें 1.2 गीगावाट विंड है एंड नियरली 5 गीगावाट इज सोलर। और जैसा मैंने आपको बताया कि अब ये जो बैलेंस 5.2 गीगावाट है, ये हम अगले 24 महीने के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो विल बी 11 गीगावाट प्लस। काफी सारे प्रोजेक्ट्स नेक्स्ट ईयर आ जाएंगे, करीब 3 गीगावाट के प्रोजेक्ट्स नेक्स्ट ईयर आएंगे। इस क्वार्टर में भी करीब 500 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स आएंगे। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा विद 11 गीगावाट ऑफ जनरेशन। सिंस हम ये खुद ही प्रोजेक्ट्स करते हैं, इनके जो अवेबिलिटी एंड इनका जनरेशन बहुत अच्छा रहता है और ये लॉन्ग टर्म में ये काफी कंपनी को आगे चल के अगले 25 साल तक अच्छे रिटर्न्स देंगे। एक आखिरी सवाल, तो जो आपने कहा अगर मुंद्रा का भी रेजोल्यूशन आ जाए, ये सब चीज़ें हो जाएं, तो क्या FY27 आपके लिए बेस्ट ईयर हो सकता है? हर साल ही हमारा बेस्ट ईयर होता है। 26 इज बेटर देन 25, 27 विल बी बेटर देन 26। विद न्यू कैपेसिटी ऐड, न्यू थिंग्स दैट वी आर डूइंग, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट काफी हो रहा है एंड वी डू एक्सपेक्ट दैट इन द लॉन्ग रन जो हमने एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाया है कंपनी का, ये काफी अच्छे रिटर्न्स हम देगा इन गोइंग फॉरवर्ड। चलिए, अच्छी लगी मुझे आपकी बात कि बेस्ट मतलब पिछले साल से अच्छा ये साल और अगला साल बेटर ही होगा और हर साल बेटर ही रहेगा। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रवीण जी, एंड ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू। चलिए, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। बजट और ट्रेड डील्स जैसे इवेंट्स को मार्केट अब पचा चुका है। अर्निंग सीजन अगले 10 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। अब सबकी नज़र कल की RBI की मॉनेटरी पॉलिसी पर है। ऐसे में बात करते हैं ऐसे शख्स से जो इन सब पर एक काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं। एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट और एक्सिस कैपिटल के हेड ऑफ ग्लोबल रिसर्च नीलकंठ मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। नीलकंठ जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। बजट आके चला गया, ट्रेड डील की अनाउंसमेंट हो गई, कल पॉलिसी भी आ जाएगी। कैसे देखा आपने इन मेजर मैक्रो इवेंट्स को मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से? मैंने जब ट्रेड डील के बाद जब आपके सिस्टर चैनल पे जब मेरे से सवाल ये पूछा गया था ट्रेड डील के बाद, तो मैंने कहा था कि मैं, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, वेट ब्लैंकेट। तो सी बजट वाज प्रेडिक्टेबल। आई थिंक सरकार की मंशा भी यही है कि हर साल बजट में कुछ ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। सरकार अपने फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन कर रही है। बजट में उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। और जो रिफॉर्म का साइकिल है, रिफॉर्म अनाउंसमेंट का साइकिल, वो सालों भर चल सकता है, उसको बजट में ही अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेड डील में भी आई थिंक करेंसी पे बहुत बड़ा ओवरहैंग था, वो जो हट गया है। आई थिंक उससे बहुत बड़ा फायदा हुआ है। ट्रेड डील साइन होने से नॉन टेक FDI में भी काफ़ी आई थिंक थोड़ा मोमेंटम आ सकता है।
बट बाय एंड लार्ज हमारी इकोनॉमी जो है वो ट्रेड डील के बिना भी ठीक ही कर रही थी। हमारे एक्सपोर्ट्स भी ठीक ही कर रहे थे। मैं आपको समझा सकता हूँ क्यों हमारे गुड्स एक्सपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर नहीं पड़ा था। कुछ एक सेक्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बट पूरी इकोनॉमी के लिए इस ट्रेड डील का अपने आप में बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। और मुझे लगता है, मेरा मेरा अनुमान है कि जो यूएस की सुप्रीम कोर्ट है वो एनीवे ये जो आईपा टैरिफ्स हैं इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर देगी, और उसके बाद फिर वो एक स्टैंडर्ड ड्यूटी हर देश पे लग जाएगी, और हमारे पे जो 18% लगी है उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। वैसे ही जो पॉलिसी डिसीजन कराना है, वो रेट्स पे जो भी डिसीजन हो, एक सबसे बड़ी समस्या है और एक बहुत ही, मैं कहूँगा, गंभीर समस्या है। वो है लिक्विडिटी मैनेजमेंट की, वो है जो जो सरकार की फिस्कल डिसिप्लिन बॉन्ड यील्ड्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। और ये इसलिए क्योंकि लिक्विडिटी मैनेजमेंट जो है थोड़ी, आई थिंक सरकार की तरफ से भी बदलाव चाहिए, थोड़ा आई थिंक आरबीआई को भी मेहनत करनी होगी। उस समस्या को हम कितनी जल्दी उसका सुझाव खोज सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या। आई थिंक रेट्स ऊपर नीचे 25-50 बेसिस पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट ना भी करें, ज़्यादा कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये हेडलाइन ग्रैबिंग इवेंट्स हैं, बट उसका आई थिंक मार्केट पे असर मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा और ज़्यादा एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। चलिए, वेट ब्लैंकेट मुंबई में ठीक है, दिल्ली वालों के लिए दिक्कत हो जाएगी। लेकिन नीलकंठ जी, एक सवाल और आपसे मार्केट की, और सच बताऊं तो आप उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने ये एक कॉन्ट्रा और बोल्ड व्यू रखा है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको मुबारक। अर्निंग्स रिकवरी हमारे लिए एक मिराज रही है पिछले कई क्वार्टर से। क्या ये मार्केट के लिए अभी भी आगे जाते हुए दिक्कत बनी रहेगी, या कुछ ग्रीन शूट के साइन दिखे इस अर्निंग सीजन में? जी, मैं तो नवंबर से कह रहा हूँ कि जो जो अग्रेसिव अर्निंग्स कट्स थे अक्टूबर 24 से लेके अक्टूबर 25 तक, वो आगे नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो साइमल्टेनियस फिस्कल और मॉनेटरी टाइटनिंग हो रही थी एक ही साथ दोनों जगह पे, एक थोड़ी आई थिंक पॉलिसी में गलतियां भी थी मॉनेटरी साइड पे, बट वो मोर और लेस अब एड्रेस हो गई हैं। क्रेडिट ग्रोथ का पिकअप जो मैं उम्मीद कर रहा था जो जनवरी से होगा, वो नवंबर से ही होना शुरू हो गया, लेट अक्टूबर से ही। तो मुझे लग रहा था कि जो अर्निंग्स कट्स का जो सिलसिला चल रहा था अक्टूबर 24 से, वो अब खत्म हो चुका है। लेकिन वो कंपनी स्पेसिफिक, आई थिंक एयरलाइन कंपनी, ग्लोबल ऑटो कंपनी, इनकी अर्निंग्स जो हैं दिसंबर में काफ़ी ज़ोर से गिरी। जनवरी में भी मे बी एक लैग्ड इफेक्ट जो है पिछले क्वार्टर का, तो थोड़ा अर्निंग्स जो है वो उतना पॉजिटिव मोमेंटम नहीं था। फिर भी निफ्टी के लेवल पे कट्स ही हुए, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी है जो 12-15% ऑफ इंडेक्स है, जिसका अर्निंग्स जो है थोड़ी डिसअपॉइंटिंग थी। तो वो अब हम कह सकते हैं कि ये वो अंग्रेजी में एक शब्द है इडियोसिंक्रेटिक, कि भाई एक स्पेसिफिक कंपनी स्पेसिफिक इश्यूज के कारण हो रहा है, और इकोनॉमी बाय एंड लार्ज ठीक ही कर रही है। लेकिन जब तक ये मंथ आफ्टर मंथ, हर महीने अगर ये मोमेंटम नहीं दिखता है, तो फिर मार्केट अब कहेगा कि चलिए, आप बहुत दिन से बोल रहे हैं, जब आप अर्निंग्स दिख जाएं तब हम रिएक्ट करेंगे। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका भी मुझे लगता है, क्योंकि आप देखें अगर एक एक महीने में ब्राज़ील और कोरिया 17% चल जाते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स में अर्निंग्स बढ़ी, और ब्राज़ील में तो और भी कुछ है, और बहुत सारे इकोनॉमीज जो हैं अच्छा कर रही हैं। तो उसमें अगर हमारे अर्निंग्स अभी भी कट हो रहे हैं, तो हम कितना भी कह लें कि भाई अगर 12-14% ग्रोथ इस साल आ सकती है, और मेरा मेरा अनुमान है कि वो आएंगी, जब तक उसका पूरा क्लियर एविडेंस नहीं आता, वो हर महीने 2-3 महीने तक लगातार हम देखें कि स्टेबिलिटी आ गई है, तब तक शायद मार्केट उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ओके, अच्छा, नीलकंठ से नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ मैं। ये जो डी डॉलराइजेशन ड्राइव थी, आई मीन डॉलर काफ़ी वीक पड़ा, उसके बाद गोल्ड सिल्वर में सर हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देखा। मैं गोल्ड सिल्वर की बात इसलिए छेड़ रहा हूँ क्योंकि एक तो सेंटीमेंट इन इक्विटी मार्केट्स वो भी ड्राइव करते हैं, वो भी ड्राइव होता है उससे। दूसरी बात, हमारे बहुत सारे स्पेस की अर्निंग्स उससे जुड़ी हुई हैं। क्या लग रहा है सर आपको गोल्ड सिल्वर पे आपका टेक? और एक और चीज़, डी डॉलराइजेशन ठीक है, लेकिन अगर फेड के नए
चेयरपर्सन जो होंगे, अगर वो यूएस में ब्याज दरों की कटौती की प्रक्रिया को बहुत तीव्र गति से चलाते हैं, तब गोल्ड सिल्वर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? देखिए, एक चीज ये है कि डी डॉलराइजेशन को डॉलर के लेवल से हमें लिंक नहीं करना चाहिए। तो इसमें तीन अलग अलग चीजें हैं। एक है कि जो ट्रेड वेटेड डॉलर है या डॉलर का रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो किस लेवल पे है। दूसरा है कि डॉलर की का उपयोग जो है वो इनवॉइसिंग में, ये जो 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 खरीद फरोख्त होता है ग्लोबल ट्रेड में, अ, उसमें उसका उपयोग कितने इंटेंसिवली हो रहा है। और तीसरा है कि जो जिन देशों को फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बना के रखनी होती हैं, वो उसमें कितना डॉलर रख रहे हैं और किसी और करेंसी को रख रहे हैं, गोल्ड कितना बना रहे हैं। ये तीनों चीजें जो हैं, इनको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, वो इंडिपेंडेंटली मूव कर सकती हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा, जो जो DXY है, जो ट्रेड वेटेड डॉलर है, वो 2009 में 78 पे पहुंच गया था, 78। और वो एक साल पहले, सवा साल पहले 116 पे था। फिर वो घट के 108 हुआ, अभी 97, 96, 98 पे घूम रहा है। वो हो सकता है एक साल में 88 हो जाए, लेकिन इससे कौन सी करेंसी में लोग इन्वॉइस कर रहे हैं उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, नहीं कि वो फॉरेन बैंक्स, जो जो सेंट्रल बैंक्स हैं, वो कितने रिजर्व्स में रख रहे हैं। तो डी डॉलराइजेशन का ट्रेंड जो है उसको हमें डॉलर के लेवल से डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। डॉलर और गिर सकता है क्या? मेरे हिसाब से 3 साल में, 5 साल में, आई थिंक अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था को अच्छे से रिवाइव करना है तो बिना डॉलर गिराए कोई समाधान नहीं है। वो केविन वॉर्श हो या कोई और डव हो, और आप देखें केविन वॉर्श की खुद की हिस्ट्री, ठीक है, वो थोड़े उनके हॉकिश व्यूज हैं कुछ इश्यूज पे, बट आप ये मान के चलें कि एक आदमी के व्यूज से देश की अर्थव्यवस्था नहीं चलती है। तो अगर अमेरिका की इकोनॉमी को जरूरत है कि डॉलर वीकेंड हो, तो डॉलर को उनको वीकेंड करना पड़ेगा। वो हमेशा कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में सेंट्रल बैंक का क्या रोल है, उसको वो उसके देखने के उनका उनका जो स्टाइल है या जो उनका अप्रोच है, वो थोड़ा पिछले गवर्नर से अलग है, ये मानना चाहिए। बट उसके अलावा वो डॉलर को कहाँ ले जाएंगे उसका कोई लिंक नहीं। गोल्ड और सिल्वर में एकदम आपका आपने सही ऑब्जर्व किया कि केविन वॉश के अनाउंसमेंट के बाद एक जबरदस्त गिरावट आई। बट आप देखें कि फिर वो 4600 का गोल्ड जो है वो 5000 के ऊपर जा चुका है, शायद से 4800 था कल, 4850 में भी। बट पॉइंट बीइंग दैट अगर आप 3-5 साल का व्यू देखें और लगे कि गोल्ड के प्राइसेस या डॉलर का वैल्यू जो है वो काफी गिरना चाहिए, तो गोल्ड हो सकता है और चल जाए। सिल्वर पे मेरे व्यूज जो हैं बहुत इन्फॉर्म नहीं है। मेरे हिसाब से वो लोग उसको करेंसी प्रॉक्सी मानते हैं, वो है नहीं। उसके जो जब जब वो 30% गिरा, तो जब जितने लोग मुझे समझा रहे थे कि उसका इंडस्ट्रियल यूज बहुत बढ़ गया है, वो पता नहीं शायद एक दिन में इतना कमजोर कैसे हो गया। बट सी, अगर सोलर पैनल में ही सिल्वर पहले, सिल्वर का वैल्यू जो था वो 2-3% होता था, वो इतने दाम बढ़ने के बाद वो 34% हो गया था। तो अब सोलर पैनल का दाम तो बढ़ाने नहीं लगेंगे लोग। सो बहुत सारे यूजेज हैं। सिल्वर थोड़ा गोल्ड से अलग देखना चाहिए मेरे हिसाब से। बट अगर आपको स्पेकुलेट कर रहा है तो उस पे मतलब वो तो सट्टा है, लोग करें। बट मुझे लगता है 3-5 साल के हिसाब से गोल्ड जो है अभी भी ठीक ही इन्वेस्टमेंट रहे। बिल्कुल। अच्छा नीलकंठ जी, एक पॉसिबली आपसे आखिरी सवाल। जो 2 दिनों से यूएस में एआई को लेकर, वो एंथ्रोपिक के लेटेस्ट टूल को लेकर जो हाहाकार मचाया, जो जिसमें हमने इंडियन आईटी सर्विसेज स्टॉक्स पर भी ब्रूटल फॉल देखा। कल इन्फोसिस जैसे बड़े स्टॉक 7-7, 8-8% नीचे गिरे, आज थोड़ी रिकवरी है। इस पूरे के पूरे इवेंट को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए कि एआई के कारण काफी कुछ बदलेगा। मुझे लगता है इवन जो काम हम करते हैं या जो हम सेल साइड एनालिस्ट करते हैं, इसमें भी काफी बदलाव होगा। अभी आप किसी एक अच्छे लार्ज लैंग्वेज मॉडल से सवाल जवाब शुरू करें, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे, जो फाइनेंशियल व्यूज हैं या डेटा की समरी है, किसी कंपनी को आपको दूसरी कंपनी से कंपेयर करना है,
आप हमारे इन्वेस्टर्स छोड़े, मैं खुद बहुत उसका उपयोग करता हूँ। कि कोई बड़ा डॉक्यूमेंट समराइज करना है, किसी कॉम्प्लेक्स इशू पे व्यू लेना है, तो बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं। हमारी जॉब्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब्स हैं। वो तो क्योंकि सॉफ्टवेयर तो सबसे स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, उसका तो जो भी सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करता है वो लिखा हुआ है। भाषा में, नॉलेज में बहुत कुछ है जो ट्रांसक्राइब नहीं है, वो लिमिटेशन है, तो इसलिए शायद हमारी नौकरी थोड़े दिन बाद खतरे में आएगी। लेकिन सॉफ्टवेयर में बट इसका एक्सट्रापोलेशन की इसके कारण सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये भी गलत है। आप देखें कि अगर सॉफ्टवेयर के दाम कम हो जाते हैं, तो तो उसका उपयोग बढ़ जाएगा। लोग माइक्रो साइट्स बनाएँगे। मेरा एक मित्र है जो 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 ग्रोसरी कंपनीज़ को ऑनलाइन स्टोर फ्रंट बना के देता है। वो कह रहा था कि अब वो ऑफ कोर्स उसकी ग्लोबल बिज़नेस है, वो बड़े से बड़े ग्लोबल रिटेलर्स उसके क्लाइंट्स हैं। लेकिन वो कह रहा था कि उसके दिल्ली में, बैंगलोर में कोई है जिसके 5 स्टोर्स हैं, 3 स्टोर्स हैं, 4 स्टोर्स हैं, 1 स्टोर है। वो भी अब वेब स्टोर फ्रंट बना के वो चाह रहे हैं कि जो क्विक कॉमर्स कंपनीज़ का पैरेलल एक सेटअप क्रिएट कर दें अपने नेबरहुड के लिए। तो ये सब मुमकिन ही नहीं था अगर सॉफ्टवेयर बहुत महँगा होता। तो इसमें बहुत नी-जर्क रिएक्शंस आएँगे। आपने देखा होगा जब क्लाउड आया था तो लोग कह रहे थे कि भई जो 100 डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, वो उसमें अब 1 आदमी से काम चल जाएगा। मेरे ख्याल से वैसा बदलाव होगा। बहुत सारी कंपनीज़ को अपनी स्ट्रैटेजीज़ बदलनी पड़ेंगी। आज ही एक कंपनी ने रिपोर्ट किया है, वो कह रही है कि एआई इज़ अ टेलविंड नॉट अ हेडविंड। तो इसमें डिसरप्शन होगा, इसमें नए लीडर्स आएँगे, और इस अनसर्टेनिटी को का मतलब है कि पी मल्टीपल्स गिरेंगे। बट इसका ये मानना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की पूरी नौकरी चली जाएगी, ये थोड़ा अतिशयोक्ति होगी इस समय में। बट अनसर्टेनिटी है और इसके कारण पी मल्टीपल्स गिरना आई थिंक काफ़ी काफ़ी मुमकिन है। नीलकंठ जी, एक बात बताऊं, वैसे मैं अगर वैसे खैर एआई मैं भी खूब यूज़ कर रहा हूं और अपने पूरे उसमें काफ़ी यूज़ कर रहा हूं। आप जो बात कह रहे हैं ना कि अगर आपकी नौकरी पर खतरा है, अगर जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम आईआईटी में ऑल इंडिया रैंक 4 होल्डर और आईआईटी गोल्ड मेडलिस्ट, अगर उनकी नौकरी पर खतरा है तो फिर तो इस देश में किसी की नौकरी पे वो अगर मैं अपने बेटे के साथ जब ये कॉम्पिटिटिव मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, तो अब तो खैर जंग लग गए दिमाग पे, लग गया दिमाग में। लेकिन जब कभी सवाल पे अटकते हैं तो सीधा वो ही लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे जाते हैं और क्या उम्दा सॉल्यूशंस वो देते हैं। तो जेई तो उसके लिए बहुत नहीं मुश्किल नहीं, है। खैर नहीं, आपकी बात में समझ गया। एआई काफ़ी चीज़ें चेंज कर रही हैं। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया नीलकंठ जी। और जो बात मैं कह रहा था वीरू, ऑल इंडिया रैंक 4 थी नीलकंठ जी की। जो मतलब कहते हैं कि जो टॉप 10 जेई रैंक होल्डर्स होते हैं वो एक अलग प्रजाति होती हैं। तो बिल्कुल ही मतलब वो सोच भी नहीं सकते कि क्या उनकी जो थॉट प्रोसेस होती है कैसी होगी। बट नीलकंठ सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगता है आपके साथ बात करके, ऑलवेज। थैंक यू सो मच। चलिए अब बात करते हैं आज के एक और एक्सीडेंट ऑफ द डे की। हेल वापस सेकेंड डे रनिंग। आशीष, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। और दूसरा दिन है एक्सीडेंट का, और 2 दिनों के एक्सीडेंट में तकरीबन 11% साफ हो चुके हैं। बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। कल भी इसी समय आपके साथ अपडेट शेयर किया था, आज फिर 6% के करीब की गिरावट है। अब दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये हाईलाइट कर रही हैं कि एक और डेडलाइन मिस हो सकती है। दरअसल इन्हें सप्लाई करना था बाय मई, या फिर आप मार्च एंड में समझ लीजिए, कि जो इंडिजीनियस तौर पर बना हुआ है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इनका MK-1A, इसे जो सप्लाई करना था, अब ये अगर आप देखें तो डिले हो सकता है। यानी जो डेडलाइन है इस बार भी मीट नहीं होगी। पिछले साल मार्च में इन्हें सप्लाई करना था, जो कि फिर मार्च एंड इस साल के लिए कर गई थी। लेकिन रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि 5 एयरक्राफ्ट इन्होंने बना तो लिए हैं, लेकिन वो इंडक्शन के लिए फिट एंड प्रॉपर नहीं है। और जब तक सभी चीज़ें, पैरामीटर पूरी तरीके से चेक नहीं होता, फिट एंड प्रॉपर नहीं हो जाते, इनका इंडक्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। हालांकि कंपनी अपनी तरफ से तो पूरी तरीके से प्रयास कर रही है लगातार इस इशू को एड्रेस करने के लिए। और जो इशू है ये एग्जीक्यूशन का इशू है, और इसी को एड्रेस करने के लिए देखें तो नासिक में भी इन्होंने एक इंटीग्रेशन फैसिलिटी को बनाया गया, वहाँ से कामकाज भी कर रहे हैं। इससे पहले बैंगलोर में थी। लेकिन जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उसकी सप्लाई में, सोर्सिंग में समय लगता है, और फिर उसके इंटीग्रेशन में भी टाइम लगता है। इसी के चलते देखें तो ये लगातार डिले देखने को मिल रहा है। अब खास बात यह है कि आज जो कल की खबर कल हमने आपके साथ जो शेयर की थी, इस पर एक मॉर्गन स्टैनली की तरफ से नोट भी आया, रिपोर्ट आया, जहां पर रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया गया और अब अंडरवेट की रेटिंग है। जो टारगेट पहले 5,092 रुपये का था, अब इसे घटाकर 3,355 रुपये का टारगेट दे दिया है। ये बता रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर जैसे
डिफेंस में, मैन्युफैक्चरिंग में लगातार अपनी पकड़ बढ़ा रहा है, ये कंपनी के बिजनेस मॉडल के लिए थ्रेट हो सकता है। एग्जीक्यूशन रिस्क बहुत ज़्यादा हाई है, डिलीवरीज यहाँ से भी स्लो हो सकती है और इसी के चलते देखें तो उन्होंने ईपीएस के अनुमान में भी कटौती की और नतीजा ये कि स्टॉक लगातार 2 दिन में 11% से ज़्यादा टूट चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। तो ये अब आपके लिए आज एक्सीडेंट ऑफ द डे। थोड़ा शो में ओवर हो गए इस शो को, लेकिन यहीं समेट रहे हैं। इसके बाद श्रेया और कंचन जुड़ेंगे आपके साथ ट्रेडर्स हॉटलाइन में।